हेलो गाइस, वेलकम टू इजी वे स्टडी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज का सेशन स्टार्ट करते हैं, डिस्कस करते हैं। कल अपनों ने रेटिंग ऑफ आईसी इंजन पढ़ ली थी, जहां पर ऑक्टेन और सिटेन नंबर वगैरह के बारे में अपने डिस्कस कर चुके थे। आज आपको पता है अपने बात करेंगे एग्जॉस्ट एमिशन के बारे में। किसके बारे में? एग्जॉस्ट एमिशन। मतलब आसान भाषा में समझाऊं तो एग्जॉस्ट जो अपनी गैसेज होती हैं उसको किस प्रकार से अपने व्हीकल से बाहर निकालते हैं, पहली बात। दूसरी बात ये कि कौन कौन सी गैसेज जो है वो बनती है एमिशन के दौरान, मतलब एग्जॉस्ट के दौरान, उसके बारे में। उसका अपने ह्यूमन के ऊपर क्या इफेक्ट है और उसका अपने एटमॉस्फेयर या अपने वातावरण के ऊपर क्या इफेक्ट है, अपने एनवायरनमेंट के ऊपर क्या इफेक्ट है। देखिए, कुछ बात अभी क्लियर करते हैं, कुछ बात समझते हैं। पहले अपनों ने सबसे पहले आईसी इंजन पढ़ा, ठीक है। आईसी इंजन का पूरा प्रोसेस पढ़ लिया अपनों ने, ये तक देख लिया कि किस प्रकार से फ्यूल टैंक में फ्यूल जाता है और वहां से आईसी इंजन में किस प्रकार से फ्यूल आता है, और आईसी इंजन किस प्रकार से एनर्जी को या पावर को जनरेट करता है और किस प्रकार से वो पावर क्रैंक शाफ्ट तक पहुंचते हैं। क्रैंक शाफ्ट तक का कंसेप्ट अपने समझ चुके हैं आईसी इंजन में। अब जब क्रैंक शाफ्ट से आगे का डिस्कशन करेंगे, जब अपने वो सेगमेंट आ जाएगा ऑटोमोबाइल में, जहां पर अपने फ्लाई व्हील के बाद में क्लच, गियर, यूनिवर्सल जॉइंट, प्रोपेलर शाफ्ट, फिर यूनिवर्सल जॉइंट, फिर डिफरेंशियल, जहां पर फिर उसके बाद में टायर्स को रोटेशन अपने प्रोवाइड कर पाएंगे। परंतु उससे पहले एक पॉइंट अपना रह गया कि पावर जनरेट कर दी अपनों ने। अब अपने डिस्कस करेंगे कि वो पावर के बाद में जो अंदर जो गैसेज बच जाती हैं, जो गैस बच जाती है जिसे अपने एग्जॉस्ट गैस भी कहते हैं, वो किस प्रकार से इंजन से होती हुई और बाहर की तरफ निकलती है, उसके बारे में अपने डिस्कस करेंगे। अब वही अपना मेन कंसेप्ट है आज का। मतलब आज और कल 2 दिन लग जाएंगे, काफी लंबा टॉपिक हो गया। मैंने सोचा नहीं था, पर उससे थोड़ा सा ज्यादा लंबा टॉपिक हो गया। कोई बात नहीं, कल तक का वैसे मैंने आपसे टाइम लिया था। तो आज वीरवार है, वीरवार गुरुवार जो भी थर्सडे आप कहते हो, तो आज और कल फ्राइडे तक हो जाएगा। उसके बाद में आखिरी में डिस्कस करेंगे किस प्रकार से ऑटोमोबाइल में काम करना है और कैसे एमसीक्यूज करने हैं। तो नॉर्मल सी बात है, फटाफट लिख देता हूं। आईसी इंजन के द्वारा कंबसन प्रोसेस के दौरान अनडिजायरेबल एमिशन जनरेट होता है। यह बात आप सभी को समझ आ गई होगी। एमिशन जनरेट होता है, यह बात आप सभी को समझ आ गई होगी कि क्या है एक अनडिजायरेबल एमिशन, जो गैसेज होती है वो जनरेट होता है सबसे पहले। उसका कुछ अपने उसके कारण क्या अपने एटमॉस्फेयर में पोल्यूशन होता है, पोल्यूशन प्रदूषण जिसे अपने कहते हैं वो होता है, जिससे कुछ कारण मतलब उस कारण से कुछ प्रॉब्लम अपने को फेस करनी पड़ती है, वो अपने डिस्कस करते हैं। इस कारण वही बात है जो मैंने अभी कह दी आपको, इस कारण एटमॉस्फेयर पोल्यूट होता है, प्रदूषित होता है। इस बात को ध्यान में रखेंगे, प्रदूषित होता है। वह निम्न प्रॉब्लम होती है। नॉर्मल सी लैंग्वेज में लिख देते हैं, निम्न प्रॉब्लम होती है। ज्यादा अपने लैंग्वेज में कोई मतलब नहीं है। सबसे पहले सभी को पता है ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग में सबसे अहम जो हिस्सा है वो अपने व्हीकल सबसे ज्यादा है, क्योंकि वहां से बहुत ही ज्यादा गर्मी निकलती है। एसिड रेन भी, अम्लीय वर्षा जिसे अपने कहते हैं, एसिड रेन। तीसरा अपने पास है स्मोग, जिसे धुंध भी कहा जाता है, इस बात को भी ध्यान में रखेंगे, ठीक है। स्मोग। उसके बाद में अपने हो गया ह्यूमन हेल्थ है, रेस्पिरेटरी एंड अदर हेल्थ हैजार्ड्स। रेस्पिरेटरी मतलब श्वास जो अपने लेते हैं, सांस वाला जो प्रोसेस होता है उसको अपने क्या कहते हैं, रेस्पिरेटरी कहते हैं। उस पर भी अपने क्या इफेक्ट देखने के लिए मिलता है।
आगे डिस्कस करें तो इंजन एमिशन दो प्रकार के होते हैं। इंजन एमिशन जो होते हैं वो अपने दो प्रकार के होते हैं। सबसे पहले तो अपने बात करते हैं एग्जॉस्ट एमिशन। एग्जॉस्ट एमिशन। और सेकंड अपने बात करेंगे नॉन एग्जॉस्ट एमिशन के बारे में। नॉन एग्जॉस्ट एमिशन के बारे में आज के दिन में, आज का दिन इसमें पूरा हो जाएगा। मुझे लगता है ये 2 नहीं, ये 3 दिन ही लेगा ये पूरा टॉपिक। चलो देखते हैं, कोई बात नहीं, अगर जितना भी टाइम लेगा अपने पास समय है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बात कर रहे हैं सबसे पहले अपने एग्जॉस्ट एमिशन के बारे में। एग्जॉस्ट एमिशन के बारे में इसको बड़ा ही देख लो, ठीक है। एग्जॉस्ट एमिशन में कौन कौन से अपने को मतलब गैसेस देखने के लिए मिलती है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले अपने को देखने मिलता है अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन, जो अपनों ने शायद परसों पढ़ा था। HC इसको डिनोट करते हैं। दूसरी चीज अपने को क्या देखने मिलती है, ऑक्साइड ऑफ कार्बन। ऑक्साइड ऑफ कार्बन, कार्बन जिसे CO एंड CO2, या इसको आप एक आसान लैंग्वेज में आसान लैंग्वेज में COX लिख सकते हैं। तीसरा अपने को मिलता है नाइट्रोजन के ऑक्साइड देखने के लिए मिलते हैं। क्या मिलता है, ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन देखने के लिए मिलते हैं। ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन, NO एंड NO2 वगैरह देखने के लिए मिलता है। और भी मिलते हैं तो इसको NOX लिख देंगे। X का मतलब जो भी आगे अपने पास होगा उस चीज के बारे में। चौथा अपने पास मोस्ट आता है तो ऑक्साइड ऑफ सल्फर अपने को देखने के लिए मिलता है। इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ये जो टॉपिक है SO3 रटने वाला ही है, समझने वाला नहीं है। SOX इसको भी लिख सकते हैं। और पांचवा कुछ अदर मेटल्स भी अपने को देखने के लिए मिलते हैं, जिसके बारे में अपने डिस्कस करेंगे आगे, जब भी अपने मतलब पढ़ते हुए एंड में इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले अब उठाते हैं अपने, अभी पीछे चलते हैं। सबसे पहले उठाते हैं अनबर्न कार्बन हाइड्रोकार्बन, मतलब वह फ्यूल के पार्टिकल जो बिना जले हुए रह जाते हैं, ठीक है। हाँ, ध्यान में रखना ये पहली जो 3 है ये बेसिकली आपको पेट्रोल इंजन में देखने के लिए मिलेगा, और ये वाला आपको वैसे तो दोनों में मिलेगा, पर ज्यादा जो इंपैक्ट है वो इसका पेट्रोल इंजन पे है इन तीनों का, और इसका जो इंपैक्ट है ज्यादा वो अपने को डीजल इंजन में देखने के लिए मिलेगा। वैसे एग्जाम में ये बात पूछी नहीं जाएगी, इस बात को ध्यान में रखना। डिस्कस करते हैं। सबसे पहला पॉइंट क्या है, अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन डिस्कशन करेंगे अनबर्न हाइड्रोकार्बन्स के बारे में, कि मतलब ऐसा इनकम्प्लीट कंबशन के दौरान जो भी मतलब बिना जले हुए पार्टिकल्स रह जाते हैं ना, उसी को अपने क्या कहते हैं, अनबर्न हाइड्रोकार्बन्स कह देते हैं। और ये सब कुछ जो है, ये सब कुछ मतलब निर्भर करता है किस प्रकार का जो इंजन का डिजाइन है, उसके कंबशन चैम्बर का डिजाइन कैसा है, एयर फ्यूल रेशो, स्पीड, लोड, एक्सीलरेशन, रनिंग वगैरह पे ये सब कुछ क्या है अपने डिस्कशन करता है। और इसका कारण है जो अपनों ने पहले कंबशन फिनोमिना में अपने ये चीज पढ़ चुके हैं, कि और क्या कारण है कि जो फ्यूल है वो जल्दी जल जाए, और जिस कारण से कुछ पार्टिकल बिना जले हुए रह जाए, ये भी इसका एक मेजर कारण हो सकता है। तो वो सब चीजें मैं फटाफट ये चीज लिख देता हूं। क्या सबसे पहले तो इनकम्प्लीट कंबशन के द्वारा कुछ बिना जले पार्टिकल्स रह जाते हैं, ठीक है। ये क्या है, ये एमिशन निर्भर करता है किस चीज के ऊपर, निर्भर करता है डिजाइन के ऊपर। किसका, इंजन के डिजाइन के ऊपर। कंबशन
चैम्बर के डिजाइन के ऊपर आखिरी में ना मैंने इसको बहुत कम लिखा, फोटोज ही फोटोज है इस बार, तो मैंने पूरा ना बढ़िया तरीके फोटो लगा रखी हैं। और मैं बात करूं तो एयर फ्यूल रेशो पे, स्पीड पर, लोड पर भी निर्भर करता है, एक्सेलरेशन पर भी निर्भर करता है। वही है जो अपनों ने पहले पढ़ा अनबर्न कार्बन के बारे में, जो अपना इनकम्प्लीट कंबशन टाइप का हो सकता है। ठीक है, आगे चलते हैं। HC फॉर्मेशन ज्यादा अफेक्ट होता है सरफेस टू वॉल्यूम रेशो एंड वाल्व वाल स्क्वेंजिंग से। ठीक है, जो ये ज्यादा जो होता है ये इफेक्ट किस चीज से, तो सरफेस टू वॉल्यूम रेशो से, मतलब सरफेस और वॉल्यूम रेशो से इफेक्ट होता है। दूसरा वॉल स्क्वेंजिंग, मतलब जो जो दीवारें हैं जो सिलेंडर की, उसका अगर वो ज्यादा गर्म वगैरह हो जाए तो उस कारण से भी अपने को क्या होता है, जो हाइड्रोकार्बन है वो देखने के लिए मिल जाते हैं। ये अपने मेन रीजन है हाइड्रोकार्बन के पीछे। अंदर नहीं घुसूंगा, इससे ज्यादा लंबी चौड़ी कोई भी बात नहीं है। इनकम्प्लीट कंबशन इन द सेंस कैसे, कि कोई भी किसी प्रकार की अपने को लीकेज देखने के लिए मिल जाए, या कोई कार्बन अपने को वॉल के ऊपर देखने के लिए मिल जाए, या मतलब ऑयल चला जाए यदि चैम्बर के अंदर, तब भी अपने को ये चीज देखने के लिए मिल सकती है। तो ये सब कुछ एक मतलब पॉइंट है जो अपने को इनकम्प्लीट कंबशन में याद रखने हैं। इसके अलावा मेरे मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं, जो बातें पूछी जाने वाली हैं वो अपने आगे करेंगे। अभी तो सिर्फ इन सब चीजों के बारे में समझ रहे हैं। सेकंड मोस्ट बात करूं तो ऑक्साइड ऑफ कार्बन, ऑक्साइड ऑफ कार्बन COX, या इसको आप कार्बन मोनोऑक्साइड भी कह सकते हो। CO को अपने क्या कह देंगे, यहीं पे लिख देता हूं, यदि CO आ जाएगा तो कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड COX, ऑक्साइड ऑफ कार्बन। देखो कार्बन मोनोऑक्साइड अपने जो एनवायरनमेंट है उसको पोल्यूट करता है, पर CO2 अपने मान सकते हैं कि इतना ज्यादा अपने एनवायरनमेंट को हानिकारक नहीं होता है। लिखते हैं, लिख के और फिर इसको करते हैं। जो कार्बन सॉरी ऑक्साइड ऑफ कार्बन होते हैं वो क्या होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड अपने बेसिकली CO पे ही फोकस करके चलेंगे, तो वो क्या होता है, कलरलेस, कलरलेस एंड ऑर्डरलेस बट ए पॉइजनस गैस, बट ए पॉइजनस गैस। बड़ा ही मतलब रटने वाली चीजें है यार ये, इसमें सब कुछ थ्योरी है, समझने वाला कुछ भी नहीं है, बस वो थ्योरी आपको लिखवाना जरूरी है ताकि आप उस चीज को याद कर सको। क्या है कलर और ऑर्डरलेस, मतलब ना उसमें कोई कलर है ना कोई उसमें गंध होती है, बट ये क्या है, पॉइजनस गैस है, एक जहरीली गैस होती है, इस बात को ध्यान में रखेंगे। अच्छा, जनरेट कैसे होती है, ये जनरेटेड या उत्पन्न कैसे होती है, ये उत्पन्न की बात करें तो जब जब अपने फ्यूल रिच रेशो को यूज करते हैं तब अपने को ये देखने के लिए मिलती है, इस बात को आप ध्यान में रखोगे। जब कार्बन को CO2 में कन्वर्ट करने के लिए इनफ ऑक्सीजन नहीं होती है तो फ्यूल अपना क्या है, फ्यूल जल नहीं पाता, वह CO रह जाती है। क्या है कि जब कार्बन को CO2 में कन्वर्ट करने के लिए इनफ फ्यूल नहीं होता तब अपने पास क्या होता है, CO2 में कन्वर्ट नहीं कर पाते, और उस कारण से वो कार्बन मोनोऑक्साइड ही क्या है, रह जाता है। जो अपने को क्या करता है, जो पोल्यूशन के काम में आता है, जो एग्जॉस्ट एमिशन होता है उसमें पोल्यूशन करता है, जो अपने वातावरण के लिए हानिकारक है। अच्छा,
टिपिकली एसआई इंजन के अंदर अपने को एसआई इंजन के अंदर अपने को ध्यान में रखना 0.2 से 5% तक कार्बन मोनोऑक्साइड देखने के लिए मिलेगा। सीओ लिख देता हूं, आप समझ जाओगे, सभी इंटेलिजेंट हो। सीओ अपने को क्या है देखने के लिए मिलता है, इस बात को भी आप सभी लोग ध्यान में रखोगे। आवाज वगैरह सभी कुछ सही आ रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अच्छा, कुछ पॉइंट है वो पॉइंट पे ही डिस्कस करते हैं, क्योंकि फटाफट मतलब ये टॉपिक को थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, इसलिए अपने को जल्दी भी खत्म करना पड़ेगा। अच्छा, मैक्सिमम जो कार्बन मोनोऑक्साइड जनरेटेड होगी कब? जब इंजन होगा वो रन्स करेगा रिच मिक्सर पर, ठीक है। इस समय अपने को क्या है मैक्सिमम सीओ मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड अपनी जनरेट होगी, इस बात को ध्यान में रखना। एक बात और है, इंपॉर्टेंट बात है, मैंने शायद 2 या 3 क्लासेस पहले आपको कहा था, वो भी लिख लो। रिच मिक्सर की जरूरत स्टार्टिंग व एक्सेलरेटिंग अंडर लोड के समय होती है। कि जो रिच मिक्सर है वो कब चाहिए? जब अपने को व्हीकल स्टार्ट करना है, जब अपने पास लोड ज्यादा है गाड़ी पे, तब अपने को जब एक्सेलरेशन देना है, तब अपने को रिच मिक्सर की आवश्यकता होती है। इतनी बात ध्यान में रखना। अच्छा, सैद्धांतिक तौर पर थियोरटिकली सैद्धांतिक शायद कुछ ऐसा ही लिखा जाता है। सैद्धांतिक तौर पर 15:1 का जो रेशो होता है वो क्या है? वो सीओ फ्री एमिशन होता है। सीओ फ्री एमिशन मतलब सीओ मुक्त एमिशन होता है, ठीक है। सीओ मुक्त एमिशन मतलब अपने मान के चलते कि साइकोमेट्रिक एयर फ्यूल रेशो होता है, वहां पर अपना क्या होता है, जो सीओ का एमिशन होता है वो बिल्कुल मुफ्त मतलब कि फ्री होता है। वहां पर किसी प्रकार का कोई भी सीओ का एमिशन अपने को देखने के लिए नहीं मिलता है। ये बात अपने मान के चलते हैं। और लीन मिक्सर पर ये सब आपके एमसीक्यू चल रहे हैं, ध्यान में रख लेना। आपसे एग्जामिनर पूछ सकता है कि निम्न में से किस प्रकार के मिक्सर में या रेशो में जो कार्बन मोनोऑक्साइड सबसे ज्यादा जनरेट होता है, रिच पे, लीन पर, साइकोमेट्रिक पे, ये सब पूछा जा सकता है, ध्यान में रखना। रिच मिक्सर पे क्या होता है, कम सीओ जनरेट होता है, ठीक है। ध्यान रखना, अगर फ्री की बात करेगा कि मतलब सीओ जनरेट ही नहीं हो रहा, तो वो किस पे, साइकोमेट्रिक पे, 15:1 या 14.7:1 पे। ज्यादा कहां होता है तो रिच मिक्सर पे, और कम कहां होता है तो लीन मिक्सर पे होता है। बड़े ही आराम से, बड़े ही अच्छी अच्छी बातें आपको समझा दी है, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे चल के डिस्कस करते हैं तीसरा पॉइंट, ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन। ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन जिसे अपने NOx से डिनोट करेंगे, क्योंकि आगे थोड़े से ऑक्साइड है, मैं वो आपको लिखवाऊंगा इस कारण से। हाँ, इसमें सबसे ज्यादा मोस्टली जो अपने को ऑक्साइड देखने के लिए मिलता है वो मिलता है नाइट्रोजन ऑक्साइड, जिसे अपने क्या कहते हैं, NO देखने के लिए मिलता है। और सबसे कम या स्मॉल अमाउंट में अपने को देखने के लिए मिलता है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ठीक है, जिसे अपने NO2 कहते हैं। ये सबसे ज्यादा और सबसे कम देखने के लिए मिलता है, इस बात को आप ध्यान में रखना। अब बात करें, अगर NOx अपने एटमॉस्फेयर में जाती है तो उसका सबसे बड़ा इंपैक्ट जो पड़ता है वो अपने ओजोन लेयर पे पड़ता है, इस बात को ध्यान में रख लेना। मैं बात करूं यदि आपसे, NOx मतलब ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन, कोई भी नाइट्रोजन का ऑक्साइड है, यदि वो वातावरण में जाता है तो उसका सबसे ज्यादा इंपैक्ट जो पड़ेगा वो अपना कहां पड़ेगा, वो अपना इंपैक्ट पड़ेगा ओजोन लेयर पे, इस बात को ध्यान में रखना। NOx रिएक्ट्स इन द एटमोस्फेयर एंड इम्पैक्ट
इंपैक्ट ओजोन, है ना। क्या करता है वो, ओजोन को इंपैक्ट करता है, एटमोस्फेयर में रिएक्ट होगी क्या, ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, ना कि नाइट्रोजन, क्योंकि नाइट्रोजन तो सबसे ज्यादा है अपने एटमोस्फेयर में, इस बात को ध्यान में रखेंगे। और सबसे बड़ा जो ये कोज करता है मेजर, ये जो कोज करता है वो क्या करता है, वो ये करता है फोटो केमिकल स्मोग बनाता है, ये स्मोग बनाता है। इस बात को ध्यान में रखेंगे कि फोटोकेमिकल स्मोग किसके द्वारा बनाई जाती है, ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन। क्या होता है वो मैं बताता हूं आपको। यदि मानो कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन ऑक्साइड, अपने नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, यदि एनर्जी ऑफ सन के साथ एनर्जी प्लस एनर्जी ऑफ सनलाइट, सनलाइट के साथ मिलेगा, तब अपने को NO प्लस O प्लस स्मोग देखने के लिए मिलेगी। और इसी को अपने क्या कहते हैं, इसी को अपने फोटोसेल स्मोग, फोटोकेमिकल स्मोग के नाम से जानते हैं। इस बात को आप सभी लोग ध्यान में रखेंगे कि NO2 के साथ जब एनर्जी ऑफ सनलाइट मिलेगी तब वो फोटोसेल स्मोग, स्मोग मतलब धुंध जनरेट करेगी, जो अपने लिए सबसे ज्यादा हानिकारक। देखो एमिशन में ये मत सोचना भी आपको ये फील हो रहा होगा कि सर हम पता नहीं एग्जॉस्ट एमिशन पढ़ रहे हैं या पोल्यूशन पढ़ रहे हैं। एग्जॉस्ट एमिशन के कारण ही सबसे ज्यादा पोल्यूशन होता है, तो पोल्यूशन को पैरेलल लेके चलना होगा अपन सब लोगों को, इस बात को ध्यान में रख लेना। इतनी बात, आगे चलते हैं। कुछ ऑक्साइड देख लो, अदर ऑक्साइड्स हैं, जैसे N2O4, जैसे N2O, जैसे N2O3, जैसे N2O5। ये सब क्या है, अदर मतलब एग्जॉस्ट है, उस बात को ध्यान में रख लेना। आगे चले, फटाफट आगे बात करते हैं। फोर्थ नंबर अपने पास क्या रहा, पेन चेंज कर ले। फोर्थ नंबर अपने पास था सल्फर, है ना, ऑक्साइड ऑफ सल्फर या सल्फर, SOX इसको देखने के लिए अपने मतलब मिलता है अपने को। अच्छा मेनली क्या है, ये मेनली इन CI इंजन, इस बात को ध्यान में रखना, ठीक है। और क्या फॉर्म करता है, इन फॉर्म ऑफ SO2 एंड SO3 के फॉर्म में होता है, इसीलिए अपने इसको क्या SOX कहते हैं, SOX कहते हैं, इस बात को ध्यान में रखना। अब बात करें साहब, जो सल्फर है अपने नाइट्रोजन के लिए पढ़ लिया कि नाइट्रोजन के कारण अपना क्या होता है, नाइट्रोजन के कारण ओजोन पे इंपैक्ट आता है। सल्फर के कारण याद रखना एसिडिक रेन का कारण है सल्फर, अपने मतलब एटमोस्फेयर में बात करें तो कंट्रीब्यूट टू द एसिड रेन, अम्लीय वर्षा, अम्लीय वर्षा कहते हैं अपने इसको, प्रॉब्लम ऑफ द वर्ल्ड। इस बात को भी अपने ध्यान में रखना। सल्फर SOX मेनली इन CI इंजन इन फॉर्म ऑफ SO2 या SO3 कंट्रीब्यूट टू द एसिड रेन प्रॉब्लम ऑफ द वर्ल्ड, इस बात को अपने ध्यान में रखेंगे। अच्छा आगे मैं बात करूं, एट हाई टेम्परेचर, यार ये ना थ्योरी है, तो थ्योरी मेरे को देख के ही समझानी है, लिखनी है, इसलिए कोई लंबी चौड़ी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। हाई टेम्परेचर पे क्या होता है, सल्फर कंबाइंस, कंबाइंस मतलब क्या, मिल जाता है, मिल जाता है, कंबाइन विद हाइड्रोजन टू फॉर्म H2S। इस बात को भी आप ध्यान में रख लेना कि वो H2S को बनाता है। और उसी के बाद में बात करूं, एंड विद ऑक्सीजन टू फॉर्म SO2, ठीक है। ऑक्सीजन के साथ मिलकर
मिलकर क्या बनाता है, SO2 बनाता है। इस बात को आप ध्यान में रखना, हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखा दिया। सिंपल सा ये फॉर्मूले से भी लिख लो, H2 प्लस S क्या बनाता है, H2S, और O2 प्लस S क्या बनाता है, SO2 बनाएगा। इस बात को भी आप ध्यान में रख लेना। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, बस एक थ्योरेटिकल आपको बताया है। ठीक है ना, आगे मैं बात करूं थोड़ा सा कुछ और, तो इन नेचुरल गैसेज, इन नेचुरल गैस SOx is major emission problem in IC engine। ठीक है, मतलब क्या है, जो नेचुरल गैसेज है, नेचुरल गैसेज इन द सेंस जो CNG वगैरह है या LPG पे भी आजकल अपने चला रहे हैं, तो उसमें SOx सल्फर का अपने को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम देखने के लिए मिल रही है। इस बात को आप सभी लोग ध्यान में रख लेना। ठीक है साहब, आगे चलते हैं। पांचवा पॉइंट की बात करते हैं। पांचवा पॉइंट जो अपने पास था, अदर एमिशंस। अदर एमिशंस टॉपिक डाल लो, या अदर मेटल्स मैंने लिखा था, तो अदर एमिशंस। तो सबसे पहले इसके अंदर डिस्कस करते हैं ए नंबर पे लेड। लेड में क्या है, गैसोलीन, सॉरी गैसोलीन में जो पेट्रोल इंजन है उसमें 1920 में लेड के कारण एक एडेक्टिव, लेड को एक एडेक्टिव के रूप में इंट्रोड्यूस किया गया था, टेट्रा इथाइल लेड। याद कर लो, टेट्रा इथाइल लेड जो कल ही पड़ा है, जिस कारण से अपने क्या है, एंटी नोकिंग या नोकिंग अपनी क्या होती है, कम हो जाती है पेट्रोल इंजन में डालने से। तो इसको क्या है, 1920 में टेट्रा इथाइल लेड को अपने क्या करते हैं, एक एग्जांपल के तौर पर अगर लेड को देखें, तो 1920 में इसको इंट्रोड्यूस किया गया था एक एडेक्टिव के तौर पे, जिसको अपने पेट्रोल के साथ मिला सकते हैं। और 1980 में इसको क्या है, फुली फेज पे अपने चलाने लग गए थे। इस बात को आप, मतलब ये अपने कहीं भी काम का नहीं है, तो इसलिए मैं सिर्फ बता रहा हूं, मैं फिर रिपीट कर देता हूं कि गैसोलीन में या पेट्रोल इंजन में 1920 में लेड को एक एडेक्टिव के रूप में इंट्रोड्यूस किया गया था, और 1980 में यह फुल फेज में अपने क्या है, चलने लगा। इस बात को ध्यान में रखेंगे। द एडेक्टिव TEL, जिसे अपने कहते हैं टेट्रा इथाइल लेड, का यूज ऑक्टेन नंबर को इंक्रीज करने के लिए किया जाता है, जिस कारण से लेड एग्जॉस्ट एमिशन में हाईली पॉइजनस पोल्यूशन करता है। ये बात मैं लिख देता हूं, द एडेक्टिव टेट्रा इथाइल लेड का यूज, ये बात मैंने कल भी आपको बता दी थी कि इसका यूज क्या होता है। अब उसको पोल्यूशन के तौर पे देख लेते हैं। का यूज नंबर को इंक्रीज करने में किया जाता है, जिस कारण से लेड एग्जॉस्ट एमिशन में हाईली पॉइजनस पोल्यूटेंट है। हाईली पॉइजनस पोल्यूटेंट है, मतलब एग्जॉस्ट एमिशन में बहुत ही ज्यादा पोल्यूटेड, मतलब पॉइजनस पोल्यूटेड है, मतलब इन द सेंस कि बहुत ही ज्यादा जहरीला है। इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है साहब, आगे चलते हैं। आगे डिस्कस करते हैं बी नंबर में अपने डिस्कस करेंगे फॉस्फोरस। ठीक है, बेसिकली इसका एक ही मात्र रीजन ये है कि जो बहुत ही कम मात्रा में जो एग्जॉस्ट एमिशन में अपने फॉस्फोरस देखने के लिए मिलता है, बिकॉज जो फॉस्फोरस है वो अपने कहां से आता है, वो या तो जो एयर अपने सक करते हैं उसमें इम्प्योरिटी हो, या फिर जो अपने लुब्रिकेशन ऑयल है उसमें इम्प्योरिटी हो, या फिर अपने फ्यूल में इम्प्योरिटी के कारण आता है, कि मतलब वो शुद्ध ना हो, अशुद्ध हो, इस कारण से वो आता है। तो मैं लिख देता हूं स्मॉल अमाउंट ऑफ फॉस्फोरस, बहुत कम मात्रा में एमिटेड होता है, सबसे पहली बात। ठीक है, यह अशुद्धि
कुछ ऐसा लिखा जाएगा क्या? अशुद्धि, इम्प्योरिटीज, किस किस की इम्प्योरिटीज? तो एयर में, ठीक है, फ्यूल में और लुब्रिकेटिंग ऑयल के कारण ठीक है। मतलब ये अशुद्धि इम्प्योरिटी एयर में, फ्यूल में या लुब्रिकेशन ऑयल के कारण अपने को देखने के लिए मिलता है। इस बात को भी ध्यान में रख लेंगे। एक जो एमिशन है वो और आप नोट डाउन करके रख लो, क्या? एल्डिहाइड्स, एल्डिहाइड्स है ना। तो इसका नाम भी आपसे पूछा जा सकता है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है अपने पास, मतलब समझने समझाने के लिए। ठीक है साहब, आगे चलते हैं। अभी अपने डिस्कस करते हैं कि अभी तक अपनों ने बात कर ली कि किस प्रकार से कौन कौन से एमिशंस अपने को देखने के लिए मिलते हैं, कौन सा जो एग्जॉस्ट एमिशन थे वो अपने कौन कौन से देखने के लिए मिलते हैं। अभी बात करेंगे उसका ह्यूमन हेल्थ पे क्या कुछ इंपैक्ट अपने को देखने के लिए मिलता है। देन अपने सीधा मूव कर जाएंगे कंपोनेंट ऑफ एग्जॉस्ट गैसेस के ऊपर, और उसके बाद में फिर कुछ एक तरीके हैं जो जो मेथड्स हैं कंट्रोल करने के लिए जो एमिशन हो रहा है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। फिर अपने स्मोक के बारे में डिस्कस करेंगे और उसके बाद में अपने इस चैप्टर को खत्म कर देंगे। बात करें, हेडिंग डाल लो। हेडिंग क्या डालेंगे? इफेक्ट ऑफ इंजन एमिशन on human health। एग्जॉस्ट क्या? इफेक्ट ऑफ इंजन एमिशन ऑन ह्यूमन इफेक्ट, ह्यूमन हेल्थ। ठीक है, चलिए बात करते हैं सल्फर डाइऑक्साइड, जिसे अपने SO2 भी कहते हैं। ध्यान में रखना इससे क्या कुछ होता है, तो रटने वाली चीज है तो वो ध्यान में रखना। ब्रोंचिटिस एंड अस्थमा एक्सेट्रा वगैरह इससे होता है, मतलब सांस की प्रॉब्लम होती है सबसे पहली बात। दूसरा बात करूं, कार्बन मोनोऑक्साइड के बारे में डिस्कस करते हैं, CO जिसे अपने कहते हैं। ठीक है, ये क्या करता है, इससे सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है रिड्यूस, ये कम करता है रिड्यूस एबिलिटी ऑफ द हीमोग्लोबिन टू कैरी ऑक्सीजन टू द ब्लड टिश्यूज। ठीक है, मतलब ये क्या करता है, हीमोग्लोबिन की एबिलिटी को कम कर देता है, जो अपने ऑक्सीजन को ब्लड टिश्यू तक पहुंचाता है उसकी क्या एबिलिटी को ये क्या करता है, कम करता है। और ये इफेक्ट करता है अपने इफेक्ट सेंट्रल नर्वस सिस्टम को अपने क्या करता है, इफेक्ट करता है, बहुत ही ज्यादा तगड़े तरीके से इफेक्ट करता है। दूसरी बात, तीसरे अपने बात करें यदि नाइट्रोजन के बारे में, NOx के बारे में बात करूं तो ये क्या इफेक्ट करेगा, इट कैन बी इफेक्ट आई एंड नेजल इरिटेशन, खुजली, दाग धब्बे, आंखों में जलन वगैरह, इन सब चीजों का। और सेम वही क्या, ब्रोंचिटिस एंड अस्थमा, सांस वाली प्रॉब्लम को ज्यादा बढ़ावा देता है। ठीक है, चौथा अपने पास क्या है, हाइड्रोकार्बन, ये क्या इफेक्ट करता है, इट कैन बी इफेक्ट प्राइमरली इरिटेशन वगैरह अपने को होती है, इरिटेटिंग मतलब खुजली वगैरह होनी, आई एंड रेस्पिरेटरी इरिटेशन को भी ये बढ़ावा देता है। इरिटेशन, रेस्पिरेटरी मतलब सांस में भी अपने को खांसी वगैरह ये सब कुछ अपने को होना। ठीक है साहब,
और सबसे खतरनाक जो अभी तक अपनों ने पढ़ा था लेड, है ना। हाँ, चौथा पांचवा पता नहीं कौन सा है, लेड पढ़ा था। लेड क्या करता है, वो चीजें ध्यान से देखना आप। ये क्या करता है, ये डैमेज करेगा किस किस चीजों को, ये डैमेज करेगा अपने लीवर को। मैं LEVER देख रहा हूँ, इंजीनियर है ना, तो वो दूसरे वाला स्लीपर लिख रहा हूँ। लीवर को करेगा, किडनी को ये डैमेज करेगा, इस बात को ध्यान में रखना। और क्या है, एबनॉर्मलिटी इन फर्टिलाइजेशन, फर्टिलिटी एंड प्रेगनेंसी, एक्सेट्रा, प्रेगनेंसी वगैरह को भी ये क्या करता है, इफेक्ट करता है। तो लेड सबसे खतरनाक जो पोल्यूटेंट माना जाता है, उसको लेड को ही माना जाता है। तो इस बात को आप ध्यान में रखो। यहां तक की बात होगी, मतलब अभी तक ये समझ लो थोड़ा बेसिक ही चल रहा था, ठीक है। अपने जितना पढ़ा अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छे तरीके से पढ़ लिया। अब अपने डिस्कस करते हैं कंपोनेंट्स ऑफ एग्जॉस्ट सिस्टम के बारे में, कि एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड, उसके बाद में किस प्रकार से जो गैसेज है वो बाहर निकलती हैं। फोटो नंबर 6। वो तो बहुत उल्टी सीधी लगाई है, बहुत उल्टी सीधी लगाई। हम्म। देखो, हाँ, बात करें अपने कंपोनेंट्स ऑफ एग्जॉस्ट सिस्टम, एग्जॉस्ट सिस्टम कंपोनेंट्स के बारे में डिस्कस करते हैं। बेसिक देखेंगे, ओवरव्यू थोड़ा सा। देखो, कहां से निकलेगा, ये टेल पाइप आ गई तो ये एंड पॉइंट हो गया, ठीक है। यहां पर अपना एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड अटैच होगा, ठीक है। सबसे मेन चीजें बता देता हूं, O2 सेंसर, कैटालिटिक कन्वर्टर, उसके बाद में अपने ये मफलर आ जाएगा, रेजोनेंस चैम्बर आ जाएगा, और फिर टेल पाइप। हाँ, रेजोनायर भी आएगा, रेजोनायर भी आएगा। ये जो टिक लगाए हैं वो सभी चीजें अपने लिए इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज कुछ भी नहीं है, कुछ हैंगर हो गया या पाइप वगैरह होगी, वो सब चीजें बच्चों वाली चीज है ना। तो यहां पर एग्जॉस्ट पाइप, ये सब अपनी क्लैंप है। कैटालिटिक कन्वर्टर के, सॉरी, ऑक्सीजन सेंसर के साथ, ऑक्सीजन सेंसर क्या बताता है अपने को, ऑक्सीजन सेंसर एग्जॉस्ट में ऑक्सीजन की मात्रा को सेंस करता है। कैटालिक कैटालिक कन्वर्टर क्या करता है, जो भी हार्मफुल, जो अपने NO2 है या और कोई भी सल्फर वगैरह है, सल्फर नहीं करता ये CO2 को करता है, और नाइट्रोजन को, ऑक्साइड ऑफ कार्बन और ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन, इनको क्या करता है, ये प्योरीफाई करने के बाद में उसको वाटर वेपर में चेंज करने के बाद में वो गैसेस को बाहर भेजता है, ताकि ज्यादा से ज्यादा जो हार्मफुल गैसेज है वो इसके अंदर ही रह सके। इसके बारे में आगे अपने बात करेंगे। नाइट्रोजन को मैंने बात की, नाइट्रोजन को नहीं करता, परंतु कुछ कन्वर्टर नाइट्रोजन को करते हैं। बेसिकली जो बाकी सब भी होते हैं वो किसको करेंगे, कार्बन, यार मैं क्या ही बोल रहा हूं ना, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोकार्बन वगैरह को करते हैं। बाकी इन डेप्थ मैंने, वो फोटो है मेरे को, फोटो अभी याद नहीं है ना। मफलर वगैरह और रेजोनेंस चैम्बर वगैरह, ये क्या है, एक प्रकार से अपने जो जितनी भी आवाज है, नॉइज है, उसको क्या है, कम करते हैं। इस बात को ध्यान में रख लेना। रेजोनेयर भी यही काम में आता है। टेल पाइप क्या है, जो बाहर की तरफ जहां से धुआं बाहर निकलता है वो उसको टेल पाइप क्या देते हैं। याद करने वाली चीज इसके अंदर, ध्यान रखने वाली चीज ये है कि कौन सा चीज किसके बाद में आती है। सबसे पहले O2 सेंसर पे कर देता हूँ, कैटालिटिक कन्वर्टर पे कर देता हूँ, फिर अपने बात करें मफलर, रेजोनेंस चैम्बर, कनेक्टिंग पाइप, रेजोनेटर, और देन उसके बाद में टेल, खत्म, ठीक है। अब बात करते हैं मुद्दे मुद्दे वाली चीजों पे। देखो, सबसे पहली चीज, एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड। एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड के बारे में बात करूं
तो ये अटैच होता है, अटैच या जुड़ा रहता है, जुड़ा हुआ होता है किसके साथ में, तो सिलेंडर हेड के साथ में जुड़ा हुआ रहता है। बना किसका होता है, तो ये स्टील का भी देखने के लिए मिल जाता है, एल्यूमिनियम का भी देखने के लिए मिल जाता है, और ये स्टेनलेस स्टील का भी देखने के लिए मिल जाता है। और मोस्ट कॉमनली अपने को ये कास्ट आयरन का देखने के लिए मिलता है। मोस्ट कॉमनली अपने को ये क्या है, कास्ट आयरन का देखने के लिए मिलता है। सबसे पहली बात होगी खत्म। दूसरी बात बी पॉइंट, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन सेंसर के बारे में डिस्कस करूं, आवाज वगैरह सभी सही आ रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ऑक्सीजन सेंसर के बारे में बात करूं तो ये मेजर करते हैं, क्या मेजरमेंट करते हैं, ये मेजर करते हैं ऑक्सीजन प्रेजेंट इन दी एग्जॉस्ट। एग्जॉस्ट के अंदर कितनी ऑक्सीजन है उसको मेजरमेंट करने के लिए काम में आते हैं। अब आते हैं मुद्दे वाली चीज पे, कैटालिटिक कन्वर्टर पे। कहता है कैटालिटिक कैटालिटिक पता नहीं क्या ही है ना, कन्वर्टर पे अपने बात करते हैं। ठीक है, फोटो लेके आ रहा हूं, सिंपल सिंपल सी है, 12 से 17 तक। बड़ा ही हिंदी वाले घबराना मत, पहले ही बता रहा हूं। तो बहुत फिक्का सा दिख रहा है ना आप लोगों को, कोई बात नहीं, चलो। 3 वे कैटालिटिक कन्वर्टर होता है द एग्जॉस्ट गैसेज फ्रॉम द इंजन कंटेन हार्मफुल सब्सटेंसेज सच एज ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोकार्बन। मतलब ये तीन जो मेन चीजें वो जो है वो सॉरी जो एग्जॉस्ट गैसेज है वो अपने आप में धारण करके रखती हैं। दीज सब्सटेंसेज प्रोड्यूस एक्सट्रीमली एनवायरमेंट हैजार्ड्स। मतलब ये जो सब्सटेंस है वो क्या करते हैं, एनवायरमेंट वातावरण में हैजार्ड्स पैदा करते हैं। ए 3 वे कैटालिटिक कन्वर्टर कन्वर्ट दीज हार्मफुल सब्सटेंसेज टू लेस हार्मफुल। देखो सीधी सीधी सी बात बताऊं आप लोगों को, जो ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन होगा उसको तो ये कन्वर्ट करेगा नाइट्रोजन में, सिंपल नाइट्रोजन में। जो ऑक्साइड ऑफ या कार्बन मोनोऑक्साइड होगा उसको ये करेगा CO2 में, और जो हाइड्रोकार्बन होगा उसको ये कन्वर्ट करेगा वाटर में या वाटर वेपर्स में, ये कन्वर्ट करता है। इस बात को ध्यान में रख लेना, ठीक है। आगे चलते हैं, इसको मैं इरेज कर देता हूं। हिंदी में समझाने वाली कोई भी बात नहीं, जहां कुछ हिंदी में समझाने वाला होगा मैं लिख दूंगा, फिर से समझा देता हूं। कुछ नहीं है, ये क्या है, ये बता रहा है कि ये तीनों गैसेज अपने निकलती हैं जो अपने एनवायरनमेंट को हैजार्ड मतलब एनवायरनमेंट को प्रदूषित करती हैं। और 3 वे कैटालिटिक कन्वर्टर क्या करता है, इन सभी को क्या जो सब्सटेंसेज निकल रही है इसको लेस हार्मफुल नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में कन्वर्ट कर देता है, और उसके बाद में जो गैसेज बचती हैं उसको बाहर निकाल देता है जो अपने एनवायरनमेंट के लिए कम हानिकारक होती है। आगे चलते हैं, अभी फोटोज बहुत है समझने वाली, कोई बात नहीं। 12 नंबर होगी, 13 पे चल रहे हैं। हाँ ठीक है, पेन बदल लेते हैं। A 3 वे कैटालिटिक कन्वर्टर मेक यूज टू कैटलिस्ट टू कन्वर्ट हार्मफुल गैसेज टू हार्मलेस गैसेज। ध्यान से पढ़िए, मैं थोड़ा जल्दी कर रहा हूँ, एक बार रुक जाइए, मैं थोड़ा सा आराम से करूँ, मेरे को समझ आ रहा है, क्या पता आपको ना आ रहा हो। A 3 वे catalytic converter make use of two catalyst to convert harmful gases into harmless gases। मतलब जो ये कैटालिटिक कन्वर्टर होता है इसमें दो कैटलिस्ट होते हैं जो क्या करते हैं, हार्मफुल जो गैसेज हैं उसको हार्मलेस गैसेज में, मतलब जो गैसेज अपने को हार्म कर सकती हैं उसको जो हार्म नहीं करेंगे उन गैसेज में कन्वर्ट करता है। ठीक है, कौन कौन से होते हैं, एक तो होता है रिडक्शन कैटलिस्ट और दूसरा होता है ऑक्सीडेशन कैटलिस्ट। तो ये दो हैं वो ये वाले हैं, ठीक है, ये वाले 1 और 2। पहला तो रिडक्शन और दूसरा ऑक्सीडेशन। क्या समझ आ गया? ठीक है, इतनी बात समझ गए होगे, चलते हैं आगे। जिसको ना समझ आए एक बार और देख लेना ये वीडियो, क्योंकि मैं इंग्लिश में पढ़ा रहा हूं, हो सकता है हिंदी वालों को ना समझ आए पर दूसरी बार में आप लोगों को समझ आ जाएगा।
द रिडक्शन कैटलिस्ट इज मेड ऑफ प्लेटिनम एंड रोहिडम। और जो ऑक्सीडेशन कैटलिस्ट होता है वो किसका, प्लेटिनम, प्लेटिनम व पैलेडियम इसका बना हुआ होता है, बना बना होता है। ठीक है, बोथ द कैटलिस्ट हैव एक सिरेमिक हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर। हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से था ना, अपन ने पहले भी पढ़ा था ये चीजें। कुछ इस प्रकार का स्ट्रक्चर होता है ये। ठीक है, यहाँ से ऐसे 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 बढ़ता बढ़ता जाता है तो वो हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर कहलाता है। ये पहले, ये बात अपने पहले कर चुके हैं, तो इसको भी लगा लेते हैं। ठीक है, इतनी बात आप समझ गए हो कि मतलब जो दोनों कैटलिस्ट है वो हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर में होते हैं। फोटो कौन सी ले ली थी, 13 नंबर फोटो ले ली थी। अब अपने 14 पे चलते हैं। स्टेज 1 पे आ चुके हैं अपने। अच्छा जी, स्टेज 1 जो रिडक्शन कैटलिस्ट अपनों ने पढ़ा था उसके बारे में डिस्कस करते हैं। द एग्जॉस्ट गैसेज आर फर्स्ट सेंड ओवर द रिडक्शन कैटलिस्ट। जो एग्जॉस्ट गैसेज निकलेंगी वो क्या है, सबसे पहले रिडक्शन कैटलिस्ट में भेजी जाएंगी, जो क्या करेगा, इट कन्वर्ट ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन इनटू N2O और O2। मतलब ये क्या करेगा, ये जो है ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन को परिवर्तित करेगा, कन्वर्ट करेगा किसमें, नाइट्रोजन में और ऑक्सीजन में। इस बात को आप समझ पा रहे होंगे क्या होगा, देख लो। 2NO को ये N2+O2 में, या 2NO2 को भी N2+2O2 में ये कन्वर्ट कर देगा। आसान भाषा में समझा दिया। जो मेन लाइन है अपने पास वो ये वाली है, ये वाली है। ठीक है, इस बात को ध्यान में रख लेना कि ये क्या करता है, रिडक्शन कैटलिस्ट क्या करता है, जो नाइट्रोजन ऑक्साइड है उसमें नाइट्रोजन और ऑक्सीजन को, उसको नाइट्रोजन ऑक्साइड को नाइट्रोजन व ऑक्सीजन में अलग अलग करके और निकाल देता है, ताकि अपने वातावरण को ज्यादा हानि ना पहुंचे। ठीक है, 14 नंबर हो गया। अभी 15 पे पहुंचते हैं। फिर से रिडक्शन कैटलिस्ट की बात करेंगे। द रिडक्शन कैटलिस्ट सिंपली रिप ऑफ नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन फ्रॉम द ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन। यही बात पहले कर चुके हैं। क्या करता है ये रिप ऑफ करता है, निकालता है नाइट्रोजन एंड ऑक्साइड, ऑक्सीजन को किसमें से, ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन में से। द नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन आर हार्मलेस गैसेज व्हाइल द ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन रियली हार्मफुल टू द एनवायरमेंट। आसान भाषा में वही बातें समझा दी हैं। क्या बात कर रहा है दोबारा से सुन लो। पहली बात तो ये कर रहा है कि ये क्या करता है, ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन में से नाइट्रोजन व ऑक्सीजन को अलग कर देता है। इतनी बात समझ लो, क्योंकि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन क्या है, अपने वातावरण के लिए हार्मफुल नहीं है, हार्मलेस नहीं, हार्मलेस है या हार्मफुल नहीं है, परंतु जो ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन है वो अपने वातावरण के लिए बहुत ज्यादा हार्मफुल माना जाता है। 15 नंबर ले लिया था, 16 पे चलें। अभी डिस्कस करेंगे ऑक्सीडेशन कैटलिस्ट। 3 वे कन्वर्टर, ये तो यार वैसे ही बोल रहा हूं मैं। ठीक है, ऑक्सीडेशन कैटलिस्ट के बारे में डिस्कस करते हैं फटाफट। अभी देखो, फोटो से थोड़ा सा ये फायदा हो जाता है कि हिंदी वालों को थोड़ी प्रॉब्लम आती है, परंतु अपना जो टॉपिक है बहुत जल्दी पूरा हो रहा है। एग्जॉस्ट गैसेज दैट आर फ्री ऑफ ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन आर देन सेंट ओवर द ऑक्सीडेशन कैटलिस्ट। मतलब रिडक्शन के बाद में दूसरे स्टेज में यहां पहुंचाया जाता है जहां पर क्या है, ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन नहीं रहता है। ठीक है, द ऑक्सीडेशन कैटलिस्ट कन्वर्ट कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन कार्बन इन द गैस इनटू कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्साइड और वाटर। कुछ नहीं है, सीओ और HC को ये क्या करता है, CO2 और वाटर में कन्वर्ट कर देता है, और कुछ भी नहीं है। बस इतनी बात ध्यान में रख लेना कि 2CO+O2 को ये क्या करता है, उसमें चेंज कर देता है कार्बन डाइऑक्साइड में, और HC+O2 को ये किसमें कर देता है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में कन्वर्ट कर देते हैं। ये सभी आप लोगों को पता होगा। जैसे रिडक्शन कैटलिस्ट में अपने क्या कर रहे थे, नाइट्रो ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन को नाइट्रोजन व ऑक्सीजन में कर रहे थे, इसी प्रकार से ऑक्सीडेशन कैटलिस्ट में अपने क्या करते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोकार्बन को अपने क्या कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में कन्वर्ट कर देते हैं। और फोटो तो नहीं बंद होगी ना, चल रही है? हाँ हाँ चल रही है, कोई नहीं। हाँ, अभी फोटो लेनी है नंबर 17।
हाँ, अभी बात करते हैं। ठीक है, फॉर एफिशिएंट वर्क ऑफ द थ्री वे कैटलिस्ट कन्वर्टर ऑफ एयर फ्यूल मस्ट बी मेंटेन एट साइकोमेट्रिक एयर। मतलब देखो, साइकोमेट्रिक एयर में अपने को सभी चीजें करना इसीलिए कंपलसरी होता है कि जो ये एफिशिएंट वर्क करेगा ना, ये कन्वर्टर अपना, वो भी साइकोमेट्रिक फ्यूल एयर रेशो पे ही करेगा। ए कैटलिस्ट कन्वर्टर विल स्टार्ट वर्किंग ओनली व्हेन द एग्जॉस्ट गैसेज, जब एग्जॉस्ट गैसेज का टेम्परेचर इतना होगा तभी वो क्या होगा, स्टार्ट होगा। कैटलिस्ट कन्वर्टर तभी स्टार्ट होगा, इस बात को ध्यान में रखेंगे। व्हेन द फ्यूल कंटेन लेड एज एन एडिटिव इट विल पॉइजन द कैटलिस्ट। मतलब जो लेड होती है, अगर अपने उसको फ्यूल में यूज करते हैं, कौन सी, टेट्रा एथाइल लेड, तो वो क्या है, कैटलिस्ट को थोड़ा सा मतलब थोड़ा क्या, वो जहरीला बना देता है। इस बात को भी आप ध्यान में रखोगे। बच्चों वाली बातें हैं, खत्म करो, इस बात को भी सभी को समझ आ गई होगी। मेन चीज इसमें ये वाली बात ध्यान में रख देना, ये वाली भी कर देना। ठीक है साहब, इतनी बात भी हम समझ गए हैं, इतनी बात आप लोगों को अच्छे से आराम से समझ आ गई होगी। अभी अपने मफरल और रेजोनेटर और एग्जॉस्ट पाइप, ये तीन चार चीजें करेंगे, देन अपने मूव ऑन कर जाएंगे। कल अपने बात करेंगे मेथड ऑफ कंट्रोल, मेथड फॉर कंट्रोलिंग एमिशन और स्मोक मीटर वगैरह के बारे में डिस्कस करेंगे। कुछ मैंने थोड़ा डाटा अपना BS पे भी ले लिया था, तो BS भी आपको थोड़ा सा करवा दिया जाएगा। एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड, ऑक्सीजन सेंसर और कैटलिस्ट कन्वर्टर हो गया। अब अपने बात करें मफलर, या इसी को अपने क्या कहते हैं, साइलेंसर। मफलर या साइलेंसर, ये क्या करता है, सबसे पहली बात, इंजन एग्जॉस्ट नॉइस को कम करता है, को कम करता है, ध्यान में रखेंगे। ये मच्छर खा गया। ठीक है, ये दो प्रिंसिपल है इसके, दो प्रिंसिपल है। सबसे पहला क्या है, एब्जॉर्प्शन, मतलब अपने अंदर सोखना, और दूसरा क्या है, रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, मतलब साउंड को रिफ्लेक्ट करना, ध्यान में रखना। अच्छा, एक बात और भी लिख लो, कैटलिक कन्वर्टर आल्सो हैव साउंड एब्जॉर्प्शन इफेक्ट, मतलब साउंड को सोखने का क्या है, कैटलिस्ट कन्वर्टर में क्या होता है, मतलब वो, मतलब सक्षम होता है इस चीज को करने के लिए, कुछ मात्रा में, ज्यादा नहीं पर कुछ मात्रा में। ठीक है, ठीक है, आगे चलते हैं। आगे डिस्कस करते हैं रेजोनेटर, रेजोनेटर के बारे में। ठीक है, लिखते हैं फटाफट। मफलर के द्वारा सभी इंजन नॉइज को कम नहीं किया जा सकता, कम नहीं किया जा सकता। इस कारण रेजोनेटर का यूज करते हैं, और ये रेजोनेटर को एक नाम से जाना जाता है, वो नाम ध्यान में रखना। रेजोनेटर को मिनी मफलर कहा जाता है, मिनी मफलर कहा जाता है, इस बात को आप ध्यान में रखोगे। रेजोनेटर को क्या है, मिनी मफलर कहा जाता है, इस बात को ध्यान में रख लेना। ये पॉइंट से एमसीक्यूज आपके बन सकता है, क्योंकि ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये क्या होता है, स्ट्रेट पाइप, सीधी पाइप होती है जो भरी हुई रहती है, फिल्ड विद साउंड मफलिंग, मतलब मफलिंग मतलब साउंड कम करने वाले मटेरियल से, पदार्थ से। ठीक है, इसको अपने क्या है, मफलर, मफलर के पहले या बाद कहीं भी यूज किया जा सकता
हाँ इतनी बात है, आराम से समझ गई यार, कोई मैं लंबी चौड़ी बात आज के दिन तो समझा ही नहीं है, आराम से बहुत ही अच्छी अच्छी बातें चल रही हैं। आखिरी में बात करते हैं अभी अपने एग्जॉस्ट पाइप, या इसको टेल पाइप के नाम से आप ज्यादा ध्यान में रखोगे तो अच्छी बात है, क्योंकि एग्जॉस्ट पाइप अपनी स्टार्टिंग में भी वो पूछे जा सकते हैं, तो एग्जॉस्ट पाइप रहने दो, एक नाम से याद रखो इसको, टेल पाइप। ठीक है, बनी हुई होती है, मेड विद किसके द्वारा, स्टील एंड स्टेनलेस स्टील। ठीक है, और एल्यूमिनाइज्ड एल्यूमिनाइज्ड स्टील ट्यूबिंग। ठीक है, बेसिकली जो एल्यूमिनाइज्ड स्टील ट्यूबिंग है ना, यार मैंने, मेरी राइटिंग बहुत गंदी हो चुकी है, बहुत ही ज्यादा गंदी हो चुकी है। एल्यूमिनियम स्टील ट्यूबिंग के अंदर क्या है, बेटर कोरोजन रेजिस्टेंस है, कि मतलब उसमें जंग नहीं लग सकती इसके अंदर जल्दी से, बल्कि स्टील और स्टेनलेस स्टील में फिर भी जंग लगने का होता नहीं है चांस, पर उससे अच्छा इसको माना जाता है, इस बात को आप ध्यान में रखोगे। तो यहीं पर आज का सेशन खत्म करेंगे। दो बातें रह चुकी हैं, दोनों बातें कौन कौन सी थी अपनी, एक तो मेथड ऑफ एमिशन कंट्रोल, जिसमें अपने फिर से बात करेंगे एचसी सीओ के बारे में, ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन के बारे में, कि इस चीज को कैसे अपने कंट्रोल कर सकते हैं। स्मोक के बारे में डिस्कस करेंगे, स्मोक मीटर कैसे काम करता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे, दो प्रकार के होते हैं, उन दोनों के बारे में देख लेंगे अपने। और उसके बाद में कौन कौन सी स्मोक होती है, जैसे ब्लू होगी, ब्लैक होगी, व्हाइट स्मोक होगी, ग्रे स्मोक होगी, तो वो कब कब निकलती है उसके बारे में डिस्कस कर लेंगे। देन उसके बाद बीएस के बारे में, और फिर ये चैप्टर अपने खत्म कर देंगे। उसके बाद में अपना आईसी इंजन कंप्लीट हो जाएगा, और फिर उसके फिर अपने सीधा मूव कर जाएंगे। अच्छा, अब अपने डिस्कस करें थोड़ा सा, मैं ये सोच रहा हूं कि जब आपका ऑटोमोबाइल स्टार्ट हो तो डेली जो अपनी क्लास होती है, डेली क्लास, उसके एंड में आपको क्या दिए जाए, 2013 के एमसीक्यूज करवा दिए जाए। ठीक है, क्योंकि मेरे को अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिला, मेरे को कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो आपको नहीं है तो मेरे को नहीं है, तो इसलिए अपने क्या करते हैं, 2013 का जो जितना भी आईसी इंजन के एमसीक्यूज हैं, क्योंकि नहीं तो 2 या 3 दिन लग जाएंगे अपने को, इस तरह से अपने क्या करते हैं, आईसी इंजन के जितने भी एमसीक्यूज है ना, उनको एक एक करके, जैसे एक दो या तीन, दो तीन करके डेली डेली पढ़ेंगे, डेली डेली किया करेंगे। और जब वो खत्म हो जाएंगे उसके बाद में कुछ इंपॉर्टेंट आईसी इंजन के एमसीक्यूज भी डेली क्लासेस में चालू कर देते हैं, उसको डेली करवाना स्टार्ट कर देते हैं। तो यहीं पे अपने सेशन को भी एंड करते हैं आज। फोटो लगा लें अपने, फॉर्मेलिटी वाली एंड वाली ना। तो कल की क्लास आई होप कि लास्ट क्लास होगी अपनी। अच्छा, एक बात ध्यान में रख लेना, अगर किसी को कोई भी डाउट है, देन आप, अरे एक ना भाई का डाउट था वो मेरे दिमाग से निकल गया, वो कल की क्लास में करवा दूंगा। पहले अपना जो बेसिक हुआ है ना उसका डाउट था, तो शायद टॉर्क वगैरह का, तो वो फिर आगे अपने मैं कल की क्लास में करवा दूंगा, मेरे दिमाग से निकल गया। आपको यदि कोई भी डाउट है तो आपके पास आज, कल, परसों और चौथे 4 दिन का समय आपके पास दे दिया है, और वीर, शुक्र, शनि और एतवार, और अगले सोमवार से अपना क्या हो जाएगा, अगले सोमवार से अपनी ऑटोमोबाइल पे शिफ्ट कर जाएंगे। ऑटोमोबाइल की पहले बेसिक, एक छोटा सा बेसिक अपने इंट्रोडक्शन लेके आएंगे, देन अपने ऑटोमोबाइल को चालू करेंगे, क्योंकि इंट्रोडक्शन में आपको समझाना है कि किस प्रकार से अपना सिलेबस चलेगा। यदि वीडियो अच्छी लगी लाइक कमेंट शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर लेना। एजीवी स्टडी ऑफिशियल नाम से अपना टेलीग्राम पे ग्रुप है, आप ज्वाइन कर सकते हैं, 7822911112। अपना मेरा फोन नंबर, आप कोई भी प्रॉब्लम है आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, जैसा आपको सही लगे। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी है, आपका दिन अच्छा जाए, धन्यवाद।